Hey, so guys, welcome back and this side और विजय है। ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर आप पढ़ रहे थे, वीडियो का पहला पार्ट हमने अपलोड किया हुआ था। वो लेक्चर के अंदर हमने बताने की कोशिश करी थी कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है और उसके बाद जो उसके एस्पेक्ट थे, जो उसके पहलू थे, हमने वो भी समझाए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने वीडियो का पहला पार्ट जरूर वॉच आउट करना चाहिए। एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू, अगर आप चाहते हैं कि आप नोट्स, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा टेलीग्राम के ऊपर, जहाँ पे हम ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को यहाँ पे नोट्स जो है प्रोवाइड करवाते हैं। और उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर आपके लिए, जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन प्लेटफॉर्म के ऊपर, और यहाँ पे हम लाइव डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो वीडियो का आई होप आपने पहला पार्ट देखा होगा। अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट देखा है तो मैंने आई होप आपने वीडियो का पहले पार्ट में काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि वैश्वीकरण है क्या असल में। तो विश्व को एक करना, एक तरीके से जोड़ना, चाहे किसी भी रूप में हो, वो वैश्वीकरण है। और हमारी इतिहास गवाह है कि मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड से ही ग्लोबलाइजेशन हो रहा था और अशोक के टाइम पीरियड पे, चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे ग्लोबलाइजेशन हुआ है। बस वो अलग रूप में हुआ है और आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन शब्द को हमने पॉलिटिकल टर्म में ये बोलने की कोशिश करी है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। राजनीति के दो पहलू हैं, ऐसी ग्लोबलाइजेशन के भी दो पहलू हैं। और पहलुओं में से हमें ग्लोबलाइजेशन के सारे एस्पेक्ट को, सारे पार्ट को समझना था। हमने पॉलिटिकल देखा था, हमने इकोनॉमिक देखा था, और आज की डेट में हम देखेंगे कल्चर। अब जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इफ़ यू हैव अ टाइम टू वॉच दिस, जब भी वीडियो को देखिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं, आप बाद में वॉच आउट करिएगा। बिकॉज कल्चर वाला पार्ट ग्लोबलाइजेशन के अंदर इतना ज़्यादा घुसा हुआ है कि आप लोग आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप इसके इतने एडिक्ट हो चुके हैं ग्लोबलाइजेशन के, आपके कल्चर के अंदर ये चीज़ घुस चुकी है। और सेम चीज़ वही कि इसके हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो हमने पॉलिटिकल के भी दो पहलू बताए थे, अच्छे और बुरे, और उसके बाद इकोनॉमिक के भी। अब हम कल्चर की बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि कल्चर के अंदर जो पार्ट है वो किस तरीके से हमें समझ में आता है। ओके, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे सांस्कृतिक परिणाम अगर देखें हम लोग, तो ग्लोबलाइजेशन ने यूनिफॉर्म कल्चर और कल्चर होमोजीनियसेशन, मतलब यहाँ पे एक रूप संस्कृति और सांस्कृतिक समरूपता, इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करिए। मतलब अगर आप देखें तो ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड को एक कल्चर देने की कोशिश करी है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, एक जैसी सोच, इसे ही हमने क्या कहते हैं पूरी तरीके से यूनाइट यानी कि यूनिफॉर्म कल्चर का नाम दिया। आज के डेट में आप लोगों से कहा जाए कि आप घर का बना हुआ खाना, दाल सब्जी चावल रोटी, अगर आप ये खाना पसंद करेंगे तो आप कहेंगे नहीं, हम बाहर जाके पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ें खाना पसंद करेंगे। बिकॉज वो आपके स्टैंडर्ड को दर्शाने की कोशिश करता है। वो दिखाता है कि किस तरीके से इंसान अपना स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, वो वेस्टर्न कंट्री की तरह कर चुका है। तो यहाँ पे हम कल्चर को यूनिफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे कल्चर को इतना ज़्यादा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है कि कूल जीन्स पहनना, मॉल में घूमना, बिना नए परफ्यूम मारे निकल जाना, इंस्टाग्राम पे अच्छी पिक्स डालना, वो एक लाइफ है जो वेस्टर्न कंट्री के अंदर होती है, और वही सेम चीज़ हमारी कंट्री के अंदर होती जा रही है। लेकिन कहीं कहीं हमने मिक्स कल्चर भी देखा है। हमने देखा है कि यूनिफॉर्म कल्चर जो है इज़ नॉट ग्लोबल कल्चर। कभी कभार हमने देखा है कि ये ग्लोबल कल्चर नहीं है, इट्स imposition of western culture, it shrink the rich culture heritage and the entire globe। हम ये देख पाते हैं कि कहीं तो मिक्स कल्चर है, मतलब कहीं पे इंसान अपना कल्चर भी अपनाता है और साथ में वेस्टर्न कंट्री के कल्चर को भी अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन आज की डेट में ये जो रिच हेरिटेज, जो हमारी खुद की संस्कृति है, हम जब शुरुआती समय में धोती कुर्ता पहनने वाले लोगों में से वुमेन साड़ियाँ वेयर करती थी, उन लोगों में से हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में इस संस्कृति की धज्जियाँ उड़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ने कल्चर की वाट लगा दी है। इसी वजह से, क्योंकि हमें लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों की जो लाइफ है ना, वो बड़ी कूल है, बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी है। लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, संसार में जितने भी देश हैं वो वेस्टर्न कंट्री को अपनाने की वजह से अपने खुद के कल्चर को भूलते जा रहे हैं। स्पेशली मैं इंडिया की कह सकता हूँ, क्योंकि चाइना के अंदर ऐसा नहीं है और उसके बाद रशिया के अंदर ऐसा नहीं है। उन लोगों ने अपनी ही लैंग्वेज, अपना ही कल्चर रखा है। लेकिन आप संस्कृति में देख लीजिए, अपनी खुद की संस्कृति में देख लीजिए, आप लोग ऐसा नहीं कर रहे। आप लोगों को लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो ज़्यादा कूल है, ज़्यादा अच्छी है, और आप उन्हीं को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल मैंने ये बताने की कोशिश करी थी अपने वीडियो के अंदर कि स्टूडेंट जो है अपना इंटरेस्ट स्टडी में क्यों खोते जा रहे हैं।
वो आज की डेट में पूरी तरीके से यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशन, यानी कि कल्चर जो है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है कल्चर को बिना अच्छा किए उसको और ख़राब करता जा रहा है। मैंने अपनी वीडियो के अंदर यही डिस्क्राइब किया था कि आज की डेट में स्टूडेंट पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं देता है। उसका रीज़न ही यही है कि वो पूरी दूसरी और चीज़ों के अंदर अडिक्ट हो चुका है। वो सॉन्ग, मूवीज़, कल्चर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, यूट्यूब, उसको लगता है कि लाइफ यही है। और ये वेस्टर्नाइज कंट्री की दी हुई चीज़ें हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं, जो हम देख रहे हैं। देखो वही वाली बात है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अगर हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं तो हमें अपनी संस्कृति याद करने के लिए हमें कहीं ना कहीं सीरियस स्टेप लेना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि दूसरी वेस्टर्न कल्चर जो है आपकी लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर पूरी तरीके से घुस चुकी है और वो हमारी संस्कृति को अच्छा नहीं कर रही है, वो और ज़्यादा बुरा कर रही है। एट प्रेजेंट टाइम पे इंडिया के अंदर 10th 12th 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना दूसरी चीज़ों में, पबजी, फेसबुक, उसके बाद फ्री फायर, है ना, बंदीबाजी, तो ये सारी चीज़ें जो लगता है लोगों को, है ना, तो वो चीज़ें हैं। अच्छा, अब इंडिया की बात अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इंडिया में इसकी ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत काफ़ी साल पहले हुई थी। अंग्रेज लोग जब इंडिया के अंदर आए थे बंगाल के अंदर, तो बंगाल से ही उन लोगों ने ग्लोबलाइजेशन करना चालू कर दिया। बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी का काम होता था रेवेन्यू कमा के कंपनी ब्रिटेन में भेज देती थी। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर आपको पता हो तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडिया वॉज कंपेल्ड टू एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड कंज्यूमर ऑफ द फिनिश गुड एंड इट शेटर्ड द इंडियन इकोनॉमिक। इसलिए क्या किया, हम लोग जो भी उगाते थे रॉ मटेरियल के रूप में, कॉटन उगता था गुजरात में, तो वो लोग क्या करते थे, कॉटन को गुजरात लेके जाते थे, वहाँ मशीनें थी, कपड़ा बना के ले आते थे और भारत में भेज देते थे। तो ये ग्लोबलाइजेशन ही था। लेकिन यहाँ फायदा किसको हुआ, यहाँ फायदा हुआ ब्रिटेन को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ हमारा लॉस हुआ। हमारे इंडिया के स्ट्रक्चर्स हिल गए, हमारी इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से खराब हो गई। खराब होने का कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से अंग्रेजों ने रॉ मटेरियल को तो पूरी तरीके से यूज कर लिया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे सोने की चिड़िया कहाँ रहेगी, सोना तो लेके चले गए, चिड़िया उड़ गई। फोन की वजह से रेडिएशन इतना ज़्यादा हो रहा है तो वो चिड़िया रही नहीं। तो दैट इज ना चिड़िया है ना गोल्ड है, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया अब नहीं कहा जा सकता। इसका रीजन ही यही है। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि अब यहाँ पे हम लोगों ने जब भारत आज़ादी की तरफ चला तो 1947 के बाद हमने सोचा कि यार बाहर की कंट्री का सामान इतना ज़्यादा आ रहा है हमारी कंट्री के अंदर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी हैवी इंडस्ट्रीज हो सकती है जिसको भारत खुद रख लेगा अपने पास और यहाँ से क्या करेगा कि अपना रॉ मटेरियल खुद होगा, बाहर की कंट्री से टेक्नोलॉजी लेगा और उसके बाद हम लोग अपने ही कल्चर के हिसाब से अपनी चीज़ों को बनाएंगे। तो इसे हमने क्या बोला, इसको हमने प्रोटेक्टिज्म बोला, यानी कि इसको हमने संरक्षणवाद बोला। क्या बोला, संरक्षणवाद बोला। इसमें भारत ने फैसला करा कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वो पूरी तरीके से भारतीय ही सामान के ऊपर निर्भर रहेगा और बाहर की जगह से टेक्नोलॉजी लेगा। और जो हमने सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर करा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को अच्छा करना, दूसरी प्राइवेट इंडस्ट्रीज चल रही तो चलाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको हमने कहा था कि भाई आप लोगों को हमें टैक्स देना पड़ेगा या आपसे परमिशन इंडिया की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जब भी प्राइवेट कंपनियां चल पाएंगी। तो ये तो था हमारे भारत का इतिहास, कल्चर का इफेक्ट आपने देख लिया। अब यहाँ पर अब देखने की कोशिश करेंगे कि भारत के आज़ादी के बाद भारत ने सोचा कि अभी भी कहीं ना कहीं बाहर की मार्केट जो है आनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाहर की मार्केट नहीं आएगी तो हमारे खुद के इंडियन प्रोडक्ट है उनके कंपटीशन के बारे में नहीं पता चलेगा। सो दैट इज़ वाई हम लोगों ने क्या करा, प्रोटेक्शन की वजह से अगर आप देखें सारी नीतियाँ सरकार के अंडर में थी, सब कुछ सरकार ही चलाती थी आज़ादी से 1991 से पहले। इसकी वजह से क्या हुआ, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, ऐसी जितनी भी चीज़ें थी सरकार की निगाहों में इस पर ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया और इसी वजह से हमारी इंडिया के अंदर एजुकेशन का लेवल इतना स्तर पे गिरा हुआ है। गिरा होने का कारण सिंपल सा यही है क्योंकि सारी चीज़ें सरकार के अंडर में थी, और तो जब सरकार के अंडर में थी तो सरकार ने इन चीज़ों पे कम फोकस करते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर दिया, दूसरी और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर दिया, विदेशी संबंध बनाने में ज़्यादा फोकस कर दिया और इसी वजह से अपने देश की हालत इतनी ख़राब होती चली गई। अब यहाँ पे एजुकेशन लेवल उतने स्तर पर अच्छा नहीं था जितना दूसरी कंट्रियों के अंदर देखने को मिलता है। आज की डेट में अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है तो सिर्फ वो नाम का पढ़ रहा है, उसे पता है कि आज की डेट में मेरे एजुकेशन के बाद मुझे जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि इंडिया के अंदर एजुकेशन स्तर का लेवल सिर्फ और सिर्फ एक कागज़
के पत्र जितना हो चुका है कि आप 12वीं पास हैं बस, और वो कागज़ को आप किसी को 12वीं के बाद दिखाएंगे भी नहीं, लेकिन बस वो जॉब के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है और इसी वजह से वो एजुकेशन करनी पड़ जाती है। इंसान को टैलेंट के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से आज की डेट में नौकरी नहीं मिलती है, जो बिल्कुल गलत है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें पे काम करना सरकार को ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया ने इसका विरोध भी करा। इंडिया ने विरोध इसलिए करा क्योंकि उन्होंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती तो है लोगों को, लेकिन क्या होता है नौकरियों की तलाश के अंदर, नौकरियों के अवसर के विकल्प के रूप में ग्लोबलाइजेशन ने अब लोगों को ऑप्शन दे दिया है। पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कोई भी लोग हैं, वो काम के तलाश में इंडिया में नहीं रहते हैं, वो इंडिया से बाहर चले जाते हैं। तो इंडिया से बाहर जाने का कारण आपको पता ही है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, उसके बाद वही है कि एटमॉस्फेयर अच्छा है, उसके काम की कदर है, और यहाँ उसको इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना वो पैसा वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर कमाएंगे। तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन के अच्छे फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। इसीलिए 1991 के अंदर हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने फाइनली 1991 के अंदर क्या करा, हम लोगों ने पूरी तरीके से एक लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेके आए। एक सेकेंड है, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए हम लोग, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस था 1991 के अंदर, और इसलिए हमने एलपीजी लाए हम लोग। एलपीजी का मतलब होता है ये एलपीजी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और साथ में वैश्वीकरण। इन चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करा, हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को और अच्छा बनाया। 1991 के बाद उदारीकरण भी अपनाया गया, निजीकरण भी करा गया और ग्लोबलाइजेशन की ट्रेडें भी अच्छी करी हम लोगों ने। लेकिन इसका लॉस था, इसका लॉस ये था, अगर आप देखें इसका लॉस पूरी तरीके से ये हो रहा था कि हम लोगों ने क्या कहते हैं इस क्रांति के ऊपर फोकस करा। हमने कहा कि यार ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक नुकसान है। नुकसान ये है कि ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं इंसान को बिल्कुल फ्री कर दिया है, और इंसान पूरी तरीके से रिच और अमीर तो सेम होता है, गरीब और अमीर, इन दोनों के बीच में ग्लोबलाइजेशन ने बहुत बड़ा डिफरेंट कर दिया है। और जब ग्लोबलाइजेशन ने इन चीज़ों को बहुत बड़ा डिफरेंट कर दिया है, तो फिर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इंसान को पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की आज़ादी हो चुकी है। जिसका जितना जगह एग्जाम्पल मैंने ये चीज़ ली हुई है, मैंने ये चीज़ इसलिए ली हुई है कि वेस्टर्न डोमिनेंस इन ट्रेड एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इन इंक्रीज। अगर आप देखें तो जो ट्रेड है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, उन्होंने पूरी तरीके से भारत की मार्केट के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया है। कहने का मतलब आज की डेट में अगर देखें तो इंसान अपने इंडियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम करते हुए बाहर के प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जैसे कि प्लेटफॉर्म जीता लगता एग्जाम्पल है ना, मेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ, ये दिखाने की कोशिश यही कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने एक ऐप बनाया। ये ऐप हम लोगों ने नहीं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, है ना, टकाटक, पता नहीं क्या क्या मौज ऐप है, ये सब ऐप बाहर बनाई गई हैं और ये चीज़ इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है। आप लोगों से अगर मैं ये कहूँ कि आपके फ़ोन के अंदर सिर्फ मैं 3-4 ऐप नहीं रखूँगा, आप फ़ोन चला के देख लीजिए, आप नहीं चलाएंगे। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जीमेल और साथ में 2-4 ऐप जैसे पबजी, फ्री फायर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें हटा दो अगर मैं आपके फ़ोन से, तो आपका फ़ोन किसी लायक नहीं होगा। आप कहोगे ये फ़ोन किसी काम का ही नहीं है। तो कह सकते हैं कि वेस्टर्न मार्केट का डोमिनेंस हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, इतना ज़्यादा हो रखा है कि यहाँ पर अगर आप देखें इसका लॉस अमीर कंट्री को कभी नहीं होगा, लेकिन उन लोगों ने तो ऐप बना दिया, उन लोगों ने सिस्टम बना दिया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो गरीब कंट्रियाँ होती हैं उसको नुकसान ज़्यादा होता है। अगर आप ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखें तो हम लोग आज की डेट के अंदर पेप्सी, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक, गूगल, सैमसंग, है ना, BMW कार, जैगुआर कार, मतलब जो वेस्टर्न चीज़ें हम उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और हमारी खुद की लोकल जो अपने भारत के अंदर अवेलेबल है, अपनी खुद की संस्कृति अवेलेबल है, अपने भारत के अंदर अपने भारत के प्रोडक्ट से बनाने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो इंसान नहीं कर रहा। अगर मैं सेम यही चीज़ बोलूँ कि ऐसी टोकरी आप अपने घर के अंदर रख लीजिए और इसमें ही खाना रखे है, तो आप कभी रखिए। मैं आपसे बोलूं कि आप ये जो जूट की बोरियों से बने हुए थैले होते हैं उनका इस्तेमाल बैग के रूप में करिए, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आपसे कहा जाए कि आप लोग पूरी तरीके से जो क्या कहते हैं खादी बने हुए कपड़े होते हैं वो पहनिए, आप नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर पूरी तरीके से इंडिया के अंदर घुस चुका है। इससे जो कमज़ोर छोटी कंट्रियाँ होती है ना, वो अपने कल्चर को भूलती जा रही है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसीलिए वैश्वीकरण की वजह से हमेशा गरीब कंट्रियाँ ही शिकार होती है, और यहाँ पे इसी वजह से एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट भी चलाया जाता था इंडिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर, जिसमें हम लोग खुद करते हैं। हमने चाइनीज़ गुड्स को बोला था ना, वेस्टर्न कंट्री चाइनीज़ गुड बाहर के गुड्स हैं, अपनी कंट्री के अंदर आते हैं, हमने कहा कि नहीं हमें चाइना का सामान नहीं चाहिए। चाइना का सामान ऐसे होता है कि चल
गया तो चांद तक वरना शाम तक। तो यहाँ पर अगर हमने मान लीजिए कि वो चाइना के सामान मंगाने बंद कर दिए, तो आपको पता है ना कि एक CFL अगर आप मार्केट में खरीदने जाए तो चाइनीज़ अगर बल्ब लेंगे तो आपको 100 से 150 रुपये का मिल जाता है, लेकिन अगर इंडियन बल्ब CFL लेने जाएंगे तो आपको 400 से 500 का बना हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे भी दूसरी कंट्री से जो गुड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लाभदायक तो हैं, लेकिन मार्केट को, हमारे इंडियन मार्केट को इतना कैप्चर कर चुके हैं कि आज की डेट में उनके सामान के बिना, वेस्टर्न कंट्रीज के सामान के बिना हम अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते। तो ये एक लॉस है, एक लॉस भी है, एक प्रॉफिट भी है। आप सही समझदार व्यक्ति हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये मूवमेंट भी चलाए हैं कि इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज है, फार्मर्स है, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को पूरी तरीके से नकारा है। इवन इंडिया के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उन्होंने उसका विरोध करा। जीता जागता एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें बोल सकता हूँ कि आज की डेट में इन सब चीज़ों का विरोध हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी कंट्री के अंदर पूरी तरीके से अपना चुके हैं, लेकिन उनके बिना सोचना भी मुश्किल है। अब इसके अच्छी बात है या बुरी बात है वो कमेंट सेक्शन में आपके और मेरे बीच की बात है, वहाँ ज़रूर आप कमेंट करिएगा। यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के अंदर हम देखें तो फॉरेनर चीज़ों का इतना ज़्यादा है, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे ड्रेसेस हो, चाहे सेलिब्रेशन वैलेंटाइन डे जैसी चीज़ें हो। हमारा देश का कल्चर थोड़ा है, आप लोगों से कही जाएगी क्या कहते हैं, शहीद आज़ाद भगत सिंह जो है उनकी आप बरसी मनाइए, उनका बर्थडे मनाइए, तो आप नहीं मनाएंगे, पर आप वैलेंटाइन मनाएंगे, है ना। आपसे कहा जाए कि दूसरी, आप समझ रहे हैं, आप एजुकेशन में, टीवी में, टेलीविज़न में, सॉन्ग में, मूवीज़ में, कुछ भी है, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को, चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है। कंक्लूजन क्या है वो आपको निकालना है, समझदार आप हो तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट के अंदर हमारे इंडिया के अंदर बाहर का मार्केट बहुत कब्जाया हुआ है। हमें अपने आप को बढ़ना होगा आगे, अपने प्रोडक्ट को लेके आगे चलना चाहिए। दूसरी संस्कृति को अपनाने का फ़ायदा तो है पर नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। आज की जनरेशन पैदा होते ही बहुत एडवांस हो गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं शालीनता और नैतिकता आना ज़रूरी है, और वो चीज़ हमारा भारत, हमारा कल्चर ही दे सकता है। अगर हम वेस्टर्न कल्चर उसको अपनाते हैं तो बहुत नुकसान है ना। तो ये आप समझिएगा, और इतना ही है वीडियो के अंदर, इतना ही हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। बाकी मिलते हैं अलग चैप्टर में, नए चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।